हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है सोल्यूशन चैप्टर का। वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड डिविएशन फ्रॉम द आइडियल सोल्यूशन। उसके बाद हम लोग रिलेशन बिटवीन राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ देखेंगे, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इन दिस लॉ के ऊपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम हेनरी लॉ के ऊपर वीडियो एंड सोल्यूबिलिटी के ऊपर वीडियो अपलोड किया था, तो उसी का ये कंटिन्यूएशन वाला पार्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। और एक मेरा शॉर्ट्स भी था, आप लोगों ने देखा होगा, स्क्यूबा डाइवर्स का, जो मेरे इंस्टा पे भी मैंने अपलोड किया है। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे नॉलेज बेस्ड ऑन केमिस्ट्री आई विल कीप ऑन अपलोडिंग। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना वेपर प्रेशर से एंड देन विल कंटिन्यू विद द राउल्स लॉ। तो शुरू करते हैं, हमारा चैप्टर वही है, सोल्यूशन चैप्टर ही हम लोग चला रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग वेपर प्रेशर से। क्या होता है वेपर प्रेशर? व्हाट इज वेपर प्रेशर? ठीक है। अब देखिए, जो लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड को अगर हम लोग एक कंटेनर में ले लें, तो ऐसे बहुत सारे लिक्विड है जिसका रूम टेम्परेचर पे ही उसके जो सरफेस मॉलिक्यूल है उनके पास काफ़ी एनर्जी होती है एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इज इनफ टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पसेस बाय द मॉलिक्यूल। तो हर लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर जो सरफेस मॉलिक्यूल है उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है एंड दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से दे ओवरकम दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड सम ऑफ द मॉलिक्यूल स्टार्ट इवापोरेटिंग। ठीक। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर इथेनॉल रख दिया है एंड इसको क्लोज कंटेनर में रख दिया है, यहाँ पर अगर मैं एक मैनोमीटर लगा दूं, ठीक है, तो ये इथेनॉल इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या कि some molecules will evaporate and they will collide with the walls of the container and they will exert some pressure। अब यहाँ पे दो चीज शुरू होने वाली है। स्टार्टिंग में तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो बहुत हाई है, पर कंडेंसेशन बिल्कुल जीरो है। जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ पर टकराएगा, दे विल स्टार्ट फॉलिंग बैक एंड स्टार्ट कंडेंसेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा और उस टाइम पे यहाँ पे कांस्टेंट नंबर ऑफ वेपर मेंटेन होगा विच विल एक्सर्ट अ प्रेशर विच विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड। उसी प्रेशर को हम क्या बोल देंगे? वेपर प्रेशर। सो व्हाट इज द वेपर प्रेशर? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल, pressure exerted by vapor of liquid molecules, because this vapor only exerting a pressure in equilibrium with the surface, in equilibrium with its surface, with its surface at कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो हर लिक्विड का अपना एक डिफाइंड वेपर प्रेशर होता है रूम टेम्परेचर पे, जिसको हम लोग मैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो दिस लिक्विड विल एक्सर्ट सर्टेन प्रेशर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर स्टेट ऑफ गिवन लिक्विड इन द वेपर स्टेट, जो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। प्लीज लिख लें इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वेपर प्रेशर बेसिकली होता क्यों है? क्योंकि हर लिक्विड के पास अपना जो एक वोलेटिलिटी नेचर होता है। बहुत सारे लिक्विड ऐसे जो वोलेटाइल है, बहुत सारे लिक्विड ऐसे जो वोलेटाइल नहीं होते। बहुत सारे लिक्विड जो वोलेटाइल होते हैं, देयर सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, जिसकी ओवरकम कर देता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को एंड दे कैन एस्केप फ्रॉम द सरफेस, बिकॉज ऑफ विच दिस वेपर्स कैन एक्सर्ट सम प्रेशर, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो आगे चलते देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर जो है इस वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा।
फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन से फैक्टर है जो ऐसे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा वो है टेम्परेचर। यस, तो टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा। और मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड को अगर हम गर्म करेंगे तो उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो उसका वेपर ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा वेपोराइजेशन होने से ज़्यादा वेपर फॉर्म होगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है, उसकी वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल इवापोरेट होते हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर विल इंक्रीज एंड एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। इसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिकल एग्जांपल देखते हैं कि जो ऑनियन होता है, ऑनियन को हम लोग जब भी काटते हैं राइट, तो हमारे आंखों से आंसू आता है, लेकिन उसी ऑनियन को अगर हम लोग फ्रीज में रख दे, ठीक है, तो अगर उसी ऑनियन को हम लोग फ्रीज में रखे और फिर अगर हम काटे, रेफ्रिजरेट करके काटे, तो क्या होगा कि हमारे आंखों से आंसू बहुत ही कम आएगा, क्योंकि जो ऑनियन के कंटेंट है उसका वेपर प्रेशर जो है बहुत कम हो जाता है एट लो टेम्परेचर, बट हाई टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। उसी तरह से अगर हम अपने हैंड के पाम के ऊपर कोई लिक्विड रखते हैं, जब भी वो लिक्विड इवापोरेट होगा, फॉर एग्जांपल एसीटोन ले लो, वाटर ले लो, तो वो इवापोरेशन होने के बाद हमें ठंडा फील होता है, वी फील कूल। उसका रीज़न क्या है कि जो इवापोरेशन होने के लिए जो एनर्जी लग रही है उस लिक्विड को, वो हमारे हैंड से ही, पाम से ही वो ले रहा है, तो हमारे हाथ से जो है हीट उसके अंदर जा रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है और हमें कूल फील होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर। दूसरा फैक्टर देख लेते हैं हम लोग, इसको आप ले लीजिए। तो दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर को, द सेकेंड फैक्टर विच विल अफेक्ट द वेपर प्रेशर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ लिक्विड हम कहेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और आई कैन से लिक्विड। अब बहुत सारे लिक्विड है, जैसे कि पेट्रोल है, एसीटोन है, अल्कोहल है, वाटर है, इन सभी का अपना अलग अलग वेपर प्रेशर है, क्योंकि सबकी मॉलिक्यूल्स के एस्केप होने की टेंडेंसी डिफरेंट है। तो यूजुअली द लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिस भी लिक्विड का हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर भी जो है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। सिंपल है, क्यों? क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन होने की टेंडेंसी कम होगी, इसकी वजह से वेपर प्रेशर कम होता है। तो कोई भी लिक्विड, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर ले लूँ और एसीटोन ले लूँ, तो हमें मालूम है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 56 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्वियसली इसमें एसीटोन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, और जिसकी वजह से उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम है कंपेयर टू एसीटोन। तो दोनों का वेपर प्रेशर होगा, पर इसका वेपर प्रेशर कम होगा और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ले लीजिए। ठीक है, इसमें यहां पर एक पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेशन ऑफ ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल, जो होता है वो हाइड्रोकार्बन से होता है। अब हाइड्रोकार्बन में दो तरह के हाइड्रोकार्बन होंगे, एक वोलेटाइल होगा और एक नॉन वोलेटाइल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि
वॉलेटाइल वाला ब्रेक के लुब्रिकेशन के लिए यूज होगा कि नॉन वॉलेटाइल के लिए? अगर हम नॉन वॉलेटाइल यूज करें ब्रेक के लिए तो क्या होगा, या फिर हम वॉलेटाइल यूज करें ब्रेक के लुब्रिकेशन के लिए तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैं अगर आपसे पूछूं तो इसका करेक्ट आंसर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ने नॉन वॉलेटाइल दिया होगा, कुछ लोगों ने वॉलेटाइल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट जरा सोचो कि अगर वॉलेटाइल हमने हाइड्रोकार्बन को लुब्रिकेशन के लिए यूज किया तो क्योंकि वो वॉलेटाइल है, उस मॉलिक्यूल्स की इवापोरेटिंग टेंडेंसी है, वो तो इवापोरेट हो जाएगा, तो ब्रेक जो है उसका लुब्रिकेशन होगा ही नहीं। पर अगर हमने नॉन वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन यूज किया तो उससे लुब्रिकेशन बना रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो इवापोरेट होगा ही नहीं, वो ब्रेक के लुब्रिकेशन को मेंटेन करता रहेगा। सो हमेशा लुब्रिकेशन के लिए हमें फॉर द ब्रेक्स, फॉर एनी मशीनरी पार्ट्स का जो लुब्रिकेशन होता है उसमें हमेशा हम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड ही यूज करेंगे, वॉलेटाइल लिक्विड कभी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ले लीजिए इसको। जो तीसरा फैक्टर है, तीन फैक्टर है, पहला तो टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, ऑब्वियसली तीसरा है एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जब भी किसी लिक्विड में अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया, व्हेनेवर वी ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ लिक्विड, तो उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे अपनी जगह बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो गिवन लिक्विड था उसका सरफेस एरिया फॉर इवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो व्हेन वी ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सपोज ये एक लिक्विड है और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ पर बैठे हुए और ये सब इवापोरेट हो सकते हैं, पर अगर इसमें हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, जैसे कि शुगर, यूरिया या फिर ग्लूकोज, इसमें से किसी को भी ऐड कर देंगे, तो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस पार्टिकल्स will occupy the surface, जिसकी वजह से surface area for evaporation of the given liquid decrease हो जाएगा and hence the vapor pressure of given liquid will decrease। तो सीधी सी बात है कि on addition of non volatile solute to a solvent, the vapor pressure of solvent decreases, the vapor pressure of solvent decreases। ठीक, तो there are three factors। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया? What is vapor pressure? It is the pressure exerted by vapor state of liquid in equilibrium with its surface। Why the vapor is formed by the liquid? Because the surface molecules have high kinetic energy which is enough to overcome the intermolecular force possessed by the molecule। तो जिससे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे एक्सर्ट द प्रेशर। तीन फैक्टर अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सबसे मेन इसमें जो है वो टेम्परेचर है, नेचर ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्वेंट तो भाई इट इज क्लियर कि भाई गिवन लिक्विड वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राउल्स लॉ। ले लीजिए इसको। आज बारिश बहुत हो रही है, वीडियो आज मुझे बनाना ही था क्योंकि आज संडे है, काफ़ी ब्रेक हो गया है वीडियो अपलोड होने का, तो थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आएगा। मैंने कोशिश किया है वॉइस को कट करने का, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आज के दिन बारिश बहुत ज़्यादा ही है और मुझे आज वीडियो किसी भी कीमत पे डालना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हम लोग राउल्स लॉ पे। अब सिंपल है कि अगर मेरे पास लिक्विड ए है और सारे लिक्विड, अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो वॉलेटाइल लिक्विड को ही लेकर बात कर रहा हूँ, कि एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है और एक लिक्विड सी। ठीक, लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, लिक्विड सी। अब अगर ये तीनों लिक्विड वॉलेटाइल है, लिक्विड ए भी, लिक्विड बी भी, लिक्विड सी, ठीक, मान लेते हैं कि लिक्विड ए का वेपर प्रेशर जो मैनोमीटर से मेजर किया वो P0 ए है, लिक्विड बी का P0 बी है और लिक्विड सी का P0 सी।
अब अगर हमने इन तीनों को मिक्स कर दिया, मिक्सचर बना दिया इसका, यानी कि A प्लस बी प्लस सी कर दिया, तो जो सोल्यूशन बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, उसका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू partial pressure of A, partial pressure of B, partial pressure of C, where PA, PB and PC is the partial vapor pressure of liquid A, B, C and so on. जितने भी लिक्विड हम लोग ले ले सबको मिक्स करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ C. बट P नॉट A, P नॉट B और P नॉट C पार्शियल प्रेशर नहीं है. इट इज द वेपर प्रेशर विच इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर. तो P नॉट A, P नॉट B एंड P नॉट C इज द वेपर प्रेशर ऑफ A, B, C. देखो फर्क है, इसको हम वेपर प्रेशर कह रहे हैं और इसको पार्शियल वेपर, बिकॉज पार्शियल वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इन द सोल्यूशन. मिक्सचर जब हमने कर दिया तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ABC इन मिक्सचर. अब मिस्टर राउल्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया एंड उसने ये पाया कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन में, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A is proportional to mole fraction of component A. Partial vapor pressure of component B is proportional to mole fraction of component B. इसका मतलब अगर सॉल्यूशन में A का कंपोनेंट अगर ज़्यादा है, उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा. अगर B का कंपोनेंट ज़्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में ज़्यादा. ठीक है. अब आगे राउल्स ने पाया कि ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. ये है राउल्स लॉ. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड राउल्स लॉ. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. Mole fraction in the solution, vapor pressure when they were in the free state. Similarly, I can write PB is equal to P naught B into XB. Similarly, PC क्या हो जाएगा? Come on, P naught C into XC. तो statement of Raoult's law क्या है? Raoult's law state that partial vapor pressure of any component is equal to the vapor pressure of that component multiplied by mole fraction of that component in the solution. तो मैं राउल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख देता हूं, पहले आप लोग ये ले लीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो राउल्स लॉ कहता है, चैप्टर का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन, तो थोड़ा मुझे ज़्यादा प्लेस मिल जाएगा लिखने के लिए. आप देख रहे हो बोर्ड थोड़ा छोटा है, पर ठीक है, मैनेज कर लेंगे हम लोग. तो थोड़ा सा रब कर करके मुझे लिखना पड़ता है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेने का, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग. ठीक है. तो राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ कहता है कि partial vapor pressure of any component in solution. अच्छा, any component मतलब वो given liquid होगा, liquid A, B, C. Any component in the solution is equal to product of. product का मतलब यहाँ पर है multiplication, mathematical term है. product of mole fraction of that component and vapor pressure of that component.
इन सॉल्यूशन, इन फ्री स्टेट, सॉरी इन फ्री स्टेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसीडर करें, कंसीडर बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन कंसीडर करो। तो बाइनरी सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ से टू लिक्विड, liquid A and liquid B. Let P naught A and P naught B be their vapor pressure. Vapor pressure. Let mix x mole of A, mix A and B, and let XA and XB their mole fraction, be their mole fraction in solution. ठीक, so therefore according to Raoult's law, partial vapor pressure of A and B in solution according to Raoult's law, by Raoult's law, will be PA is equal to P naught A into XA. Similarly, PB will be P naught B into XB. अगर थर्ड कंपोनेंट है तो वहां पर आ जाएगा PC is equal to P naught C into XC. और टोटल वेपर प्रेशर, therefore total vapor pressure of solution will be equal to PA plus PB, which is equal to P naught A into XA plus P naught B into XB. ठीक है, सो इसी इक्वेशन से कंटिन्यू करेंगे, इसको ले लीजिए प्लीज। तो यहीं से कंटिन्यू करते हम लोग इसी इक्वेशन से। इसके लिए मैं इस इक्वेशन को रब नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। अब ये जो है, ये इक्वेशन से ही आगे बढ़ेंगे कि जो पार्शियल, जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इट विल बी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि P नॉट A इंटू NA अपॉन NA प्लस NB प्लस P नॉट B इंटू NB अपॉन NA प्लस NB। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स of A upon number of moles of A plus number of moles of B. Similarly, इसको मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करूँ तो यहाँ पर W अपॉन, मतलब अगर मैं वेट दिया है, किसी क्वेश्चंस में हमें न्यूमेरिकल्स दिया है, उसमें मास दिया है, तो WA मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A, WA अपॉन MA इन सॉरी प्लस WB अपॉन MB, where WA is the mass, molar mass, molar mass, plus P naught B into WB upon WA upon MA plus WB upon MB. So this is the equation of Raoult's law. ठीक है? This is actually application of Raoult's law to calculate the total vapor pressure of solution. Please take this. तो ये क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए P नॉट ए इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी, और एक लिक्विड बी है जिसका वेपर प्रेशर कितना है? 150 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो 2 मोल्स ऑफ ए मिक्स विद 3 मोल्स ऑफ बी, 2 मोल्स ऑफ ए को हमने 3 मोल्स ऑफ बी के साथ मिक्स कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर राउल्स लॉ यूज कर रहे हैं कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पर हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। अब एक्स ए क्या है? एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी।
पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना दिया हमें 2 मोल्स, बी कितना दिया है 3 मोल्स, तो ये हो गया 2/2 + 3 विच इज इक्वल टू 2/5। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5 है। तो यहाँ पर पी नॉट ए कितना दिया हमें 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2/5 प्लस 150 पी नॉट बी का वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 3/5, तो ये क्या हो गया 5 2 0, 2 × 20 हो गया 40 प्लस 5 3 × 15 0, ये हो गया 90 प्लस 40 हो गया आपका 130 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन राउल्स लॉ, सीधा सीधा हमने राउल्स लॉ एंड ये फॉर्मूला का यूज किया है। ठीक है, ले लीजिए।